तो आज हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। कृपया सभी लोग ज्वाइन करें। सुखबीर जी, आप सुन पा रहे हैं? एक बार माइक अनम्यूट करके बताएं आप सुन पा रहे हैं। आकांक्षी जी, आप एलेबोरेट कर रही हैं? जी सर, ये कुछ हिंदी में है, मैंने कुछ दिखा रही हूँ अभी। अगर जैसे ही और ज्वाइन करते हैं, मैं इस चीज के बारे में आपको पर्टिकुलरली बताऊंगी। हाँ, फिर भी एक ओवरव्यू कुछ जो आप पीपीटी दिखा रहे हैं, जो आपने स्क्रीन शेयर किया है, इसके हाँ जी, अलावा ठीक है, तो और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, साथ साथ में हम लोग शुरू भी कर दे रहे हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका पीपीटी है, मैं इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ, आप इसको पीपीटी को धीरे धीरे स्क्रॉल कीजिए, ठीक है? ओके सर। यस, अभी जीएसटी या वस्तु या सेवा कर एक आसान व्याख्या, हम इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है मैम? हाँ जी, हाँ सो जी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट, ओके नाउ। कल हमने जो मीटिंग थी हमारी, उस मीटिंग में हमने बताया था कि टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में हमने बताया था कि ऐसे टैक्सेस जो हमें सीधे, ऐसे टैक्सेस जो हमें डायरेक्टली पे करने होते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, ये इस तरह के जो टैक्स होते हैं वो हमें डायरेक्टली पे करने होते हैं और उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो हमें इनडायरेक्टली पे करने होते हैं। जैसे हम कोई मार्केट से कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे ही हम कोई मार्केट से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें टैक्स ऑलरेडी पहले से जुड़ा होता है, लेकिन ये कस्टमर को मालूम नहीं होता कि वो टैक्स है कितना। वो टैक्स जो सामान को बेच रहा है उसको मालूम होता है, जो सेलर है या जिसने उसे बनाया है, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि ऐसा टैक्स जिस टैक्स के बारे में हमको कस्टमर को नहीं मालूम होता है, बट वो उसमें जुड़ा होता है उस वस्तु के अंदर, तो इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे उसे हम। आज जो जीएसटी है, ये पहले वैट हुआ करता था, इसका नाम था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे सपोज रॉ लकड़ी है, उस लकड़ी से हमने कुछ फर्नीचर बनाया, तो जो लकड़ी थी एग्जाम्पल के लिए वो 10,000 रुपये की थी, हमने उसको फर्नीचर बनाकर तैयार करके 15,000 में बेचा, तो हमने उसमें वैल्यू एड की 5,000 रुपये की और 15,000 का बेच रहे हैं हम। तो ये जो लगने वाला टैक्स था, इसे हम बोलते हैं वैट, बोलते थे पहले इसे वैट। और अब इसका ही अब सवाल ये ना कि ये जो वैट था वो अब क्यों नहीं है, और पहले था तो अब आज की डेट में इसे खत्म क्यों कर दिया गया है। इसमें दिक्कत ये थी वैट में कि अलग अलग, जैसे सपोज आपको दिल्ली से कोई माल जम्मू कश्मीर भेजना है, तो हर राज्य की एक अलग व्यवस्था थी। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, इन सभी राज्यों के अलग अलग वैट हुआ करते थे। उसमें क्या होता था कि जैसे ही आपने एक बॉर्डर क्रॉस किया, जब दूसरे बॉर्डर पे आप पहुंचे, दूसरे राज्य के बॉर्डर पे, तो आपको फिर वहां पे जीएसटी वैट का एक और टैक्स देना पड़ता था। अच्छा, हर राज्य की अलग अलग सभी जो राज्य थे जो वैट लगाते थे वो अलग अलग रेट से लगाते थे, और हर राज्य में आपको एक वैट का फॉर्म लेना ही लेना है। तो उस वक्त ना व्यापार करने में इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी, व्यापारियों को काफ़ी परेशानी आया करती थी। तो सरकार ने इसका एक रास्ता निकाला कि भाई एक काम करते हैं, ये अलग अलग राज्यों के जो टैक्स है इनको ख़त्म करते हैं और हम बनाते हैं एक नया जीएसटी, यानी कि एक देश एक टैक्स, एक देश एक टैक्स। तब वहाँ पे शुरुआत हुई जीएसटी की। ये क्रांतिकारी कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे शुरू किया था। तो जीएसटी एक ऐसी सेवा, एक इस तरह का कर है जो पूरे देश में एक समान रूप से लिया जाता है। यानी अब आपको दिल्ली से अगर जम्मू आपको माल भेजना हो तो आपको एक जीएसटी दिल्ली का होना जरूरी है, और माल को भेजने के लिए साथ में आपको एक ई-वे बिल देना होता है, जो उस बिल को आप जगह जगह चेक पोस्ट पे दिखाते रहे, आप आसानी से दिल्ली से और उस राज्य तक सामान वो पहुंच जाएगा। तो जीएसटी एक देश एक कर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब हम बात करते हैं कि सवाल ये है कि जीएसटी क्या सबके लिए लेना जरूरी है, या सिर्फ कुछ लोगों के लिए लेना जरूरी है, या किनको जीएसटी लेना ही नहीं है। तो हम इस बारे में ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोग सेवाएं देते हैं, जैसे इंश्योरेंस सेवाएं या इलेक्ट्रिशियन की सेवाएं या प्लम्बर की सेवाएं, उन लोगों को
अगर वो एक साल में 20 लाख रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, मतलब 20 लाख रुपए तक का रेवेन्यू उनको आता है, इनकम आता है, तो उस पर उनको जीएसटी लेने की अनिवार्यता नहीं है। मगर अगर 21 लाख रुपए हो जाते हैं या 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए हो जाते हैं, ये किसके लिए? जो सेवाएं देते हैं, 20 लाख से ऊपर उनको जीएसटी लेना है। ऐसे आ जाते हैं जो लोग कुछ वस्तुएं बनाते हैं, सामान बनाते हैं, सामान बेचते हैं, उनके लिए ये सीमा 40 लाख रुपए की है। 40 लाख रुपए तक उनको टैक्स जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है 40 लाख तक। लेकिन ये हुआ मैदानी भागों का मामला। लेकिन कुछ पर्वतीय राज्य है, वहाँ पर ये जो सीमा है वो कम है। यानी कि सेवाओं में ये सीमा जो पूरे देश में मैदानी इलाकों में 20 लाख रुपए की है, तो वो पर्वतीय भागों में 10 लाख रुपए की है, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट कम है और टर्नओवर थोड़ा कम हो पाता है, इसलिए वहाँ पर ये सीमा थोड़ी सी कम है। हम इसे सरल भाषा में समझ लेते हैं कि जो लोग सेवाएं देते हैं उनको 20 लाख रुपए तक टर्नओवर करते हैं तो जीएसटी लेने की अनिवार्यता नहीं है। जिन लोगों को सामान बेचना होता है उनको 40 लाख तक जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं है, उससे ऊपर वो ले सकते हैं। अब आता है दूसरा सवाल एक और, कि मान लीजिए मेरा टर्नओवर, मैं फर्नीचर बेचता हूँ और मेरा टर्नओवर मात्र 10 लाख रुपए है, मगर मेरा व्यापार है उत्तराखंड में और माल बेच रहा हूँ मैं यूपी में, तब यह अनिवार्यता पूरी तरह खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में तो अगर आप व्यापारी हैं उत्तराखंड के और माल बेच रहे हैं यूपी में, तो आपका 40 लाख के टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका 10,000 का भी टर्नओवर है तब आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचने के लिए आपको जीएसटी लेना ही है, अन्यथा वो सामान जो आपने बेचा है वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएगा, उस सामान वहाँ पर वो जब्त हो सकता है। तो अब एक और मैं आपको इसमें चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि जो लोग इंश्योरेंस सेवाएं, अकाउंटेंट सेवाएं, इस तरह की सेवाएं देते हैं और उन पर ये रूल लागू नहीं होता है। उत्तराखंड का कोई एक सीए यूपी के किसी क्लाइंट को कुछ सेवाएं दे रहा है 5,000 रुपये की, 50,000 रुपये की, उसे जीएसटी नहीं लेना है, क्योंकि सेवाओं में ये रूल नहीं लगता है, ये सिर्फ लगता है वस्तुओं में। तो हम द्वारा इस चीज़ को एक बार और समझते हैं। अगर हम सेवाएं देते हैं तो 20 लाख रुपए तक के टर्नओवर पर हमको जीएसटी नहीं लेना। वस्तुओं के मामले में 40 लाख रुपए तक, वस्तुओं को मामले में जो जिन वस्तुओं को बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो 40 लाख तक का टर्नओवर पर हमको जीएसटी लेने की अनिवार्यता नहीं है। मगर अनिवार्यता किनको है? चाहे वो 10,000 का माल बेच रहे हैं, 20,000 का, अगर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते हैं तो उनको जीएसटी लेना ही पड़ेगा, और साथ में उस माल के साथ उन्हें ई बिल देना है, ई वे बिल। हमारे देश में जीएसटी को लागू करने के लिए एक टीम बनाई गई है। उस टीम को हम बोलते हैं जीएसटी काउंसिल, जिसमें वित्त मंत्री शामिल होते हैं और अन्य एक्सपर्ट्स उसमें अपनी सलाह देते हैं कि किस चीज़ पर कितना जीएसटी लगना है और किस चीज़ पर जीएसटी कितना लगना नहीं है। हम जीएसटी के बारे में दो तरह की अवधारणाएं समझते हैं कि जीएसटी एक होता है व्यापार जो लोग सिर्फ एक राज्य के अंदर व्यापार करते हैं, जैसे मान लो कोई परचून का दुकान है या छोटा कोई शॉप है और वो राज्य के अंदर ही माल बेचता है। दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो माल अपना एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचते हैं। मैं क्लास के दौरान एक बात आपको कहना चाहता हूँ, कई सारे लोग जो इन क्लासेस में, इन ट्रेनिंग्स में लेट जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये डीआईसी नरेंद्र नगर द्वारा सभी लाभार्थियों को जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में प्रतिभागी हैं, ये उनके लिए ट्रेनिंग सेशन कराया जा रहा है, ताकि वो अपने व्यापार के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिले और उसको वो ठीक से कर पाए। तो मैं सभी प्रतिभागियों से आग्रह करता हूं कि प्रत्येक प्रतिभागी इस सेशन में जुड़े, इस सेशन को अटेंड करें, और कोई भी सवाल इस सेशन से संबंधित है तो हमसे पूछे, हम उसका जवाब देंगे। हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं इसी जीएसटी टॉपिक के दौरान कि पिछले हमारे 3 दिनों के क्लासेस में क्या क्या हुआ। हमने उन सभी क्लासेस में सभी लोगों को बताया कि बिजनेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव कैसे आते हैं, और टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं, और टैक्सेस की कंप्लायंस कैसे की जाती है। ये हमने पिछले क्लासेस में बताया था।
मैं थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट कर देता हूँ, थोड़ा और सही से समझा देता हूँ आपको मैं। हम जो टैक्सेस पे जो बात कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि जब कोई बिजनेस स्केल करता है, स्केलेबल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब हमारे धीरे धीरे लीगल कंप्लायंसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे बिजनेस का टर्नओवर गुड्स के मामले में 40 लाख, सर्विसेज के मामले में 20 लाख है और इसे ऊपर जाता है, तो हमको कुछ समस्याएं आएंगी, लीगल समस्याएं, तो उनको दूर करने के लिए हमको अपने अकाउंटेंट हायर करना होगा, या जो हायर कर रखा होगा उसको हमें अपनी पूरी जानकारी देनी होगी, जिससे वो हमारे एनुअल जो कंप्लायंसेस या एनुअल जो हमारा टर्नओवर है, जो भी हमने लेखा जोखा है, उस सही से उसको वो व्याख्या कर सके और इनकम टैक्स का टाइमली रिटर्न फाइल कर सके। सेम हीयर जीएसटी में भी ऐसा ही होता है कि जीएसटी की जो रिटर्न होती है, एक तो मंथली जाती है और एक जाती है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ, मंथली का, और क्या मतलब हुआ, जो मंथली रिटर्न आपकी जा रही हैं, उन मंथली रिटर्न्स को आपको समराइज करना रहता है। 3 महीने की जो रिटर्न जाती है उसमें मंथली जो रिटर्न गई है उसको समराइज करके एक लेखा जोखा प्रस्तुत करना पड़ता है। फिर इसके बाद एक एनुअल भी रिटर्न देनी होती है, जिसमें वो रिटर्न आपके इनकम टैक्स की जो रिटर्न है उससे कुछ मैच करते हुए होनी चाहिए, और उसमें ये बताया जाना चाहिए कि हमने साल में कितना व्यापार किया। आपका जो जीएसटी रिटर्न में जो डाटा आपने दिया है वही डाटा आपका इनकम टैक्स में भी होना चाहिए। अब सवाल आता है कि हमने ये 2 बात समझ ली कि जीएसटी रिटर्न हमें फाइल करने चाहिए, और हमने उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी बता दी। मैं आप सभी बताना चाहता हूँ, थ्रेशोल्ड लिमिट वो लिमिट होती है जिसमें हमको जीएसटी कंप्लायंस का पालन करना है या जीएसटी हमें लेना है। तो मैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 1 मिनट, केसर सिंह जी, मैं आपसे कुछ पूछूं? सर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम, कैसे हैं? तो बढ़िया सर। सर क्या बिजनेस करते हैं सर आप? सर मेरा तो शटरिंग हाउस का काम है सर। शटरिंग हाउस? जी 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 जी। शटरिंग जो मतलब जो शटर बनाते हैं दुकानों के, वो? नहीं नहीं सर, जो उसमें जाता है मकान बनाने में नहीं होता। अच्छा, सेटरिंग, सेटरिंग, लेंटर डालने के लिए अच्छा सेटरिंग, करी जाती है। अच्छा अच्छा। तो चूंकि आप ये सारा जो काम आप लोकल लेवल पे करते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी आप सेटरिंग लगाते हैं? सर लोकल लेवल पे करते हैं सर। ठीक है, तो लोकल लेवल में मैं आपको केशव सिंह जी एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई व्यक्ति कहे कि आप जीएसटी ले लीजिए, है ना, जी हाँ जी, है ना, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे जीएसटी की जरूरत है। अगर आपको जरूरत है तभी जीएसटी लीजिए, क्योंकि इसमें कई सारी चीज कॉम्प्लिकेशंस रहती है। आपको हर महीने जीएसटी की फाइल, आईटीआर और जीएसटी फाइल करना होता है, और क्वार्टरली भी करना होता है। यानी कि अगर आपने जीएसटी ले लिया तो आप ये मान के चलिए आपका साल का 5-7 हज़ार से 15 हज़ार तक का खर्चा तो आपका बढ़ जाएगा। हाँ जी हाँ जी। लेकिन हम तो चाहेंगे कि आपका इतना व्यापार बढ़े कि आपको जीएसटी लेना ही पड़ जाए। सर ये तो नहीं है पर अब मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने कोई सेटरिंग लगाई और वो सेटरिंग लग गई 4-5 महीने 6 महीने के लिए, हाँ जी तो जब आप उनको बिल देंगे ना, वो जरूर आपसे जीएसटी मांग लेंगे। जी 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 हाँ, जी जी। क्योंकि उनको जो पेमेंट करनी है वो विद जीएसटी करनी है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है ना कि आप जो काम कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। इसमें आप सेवाएं दे रहे हैं। आप जो सेटरिंग, आप किसी को जो सेटरिंग दे रहे हैं, वो सेटरिंग आप वहां पे लगा के जितने दिन के लिए आपने सेटरिंग लगाई है उतने दिन का आप उनसे किराया चार्ज करते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ, सही बात सही बोल रहा हूँ मैं? केशव जी समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो आप जो सेटरिंग लगाते हैं उसका किराया तो लेते हैं ना उनसे आप? पे देते हैं सर। हाँ जी हाँ जी। यस यस। तो आपके लिए जो सीमा है वो 20 लाख रुपए की है। 20 लाख रुपए तक अगर आपने 20 लाख रुपए तक का आपने किराया लोगों से प्राप्त किया सेटरिंग को लगा करके, तब तक आपको जीएसटी की आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आपका ये अमाउंट हो जाती है 1 साल की सेटरिंग की कलेक्शन, अगर आपकी सेटरिंग की कलेक्शन 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ पहुंच जाए सपोज, तो आपको उस टाइम जीएसटी लेना पड़ेगा। और जिन लोगों की आप सेटरिंग लगा रहे हैं
उनको जो बिल बना के देते हैं, अभी तो आप कच्चे बिल बना के देते होंगे, सम टाइम कोई बिल लेता भी नहीं होगा आपसे, लेकिन उस वाले केस में जब आप बड़े बड़े सैटरिंग सप्लायर बन जाएंगे तब आपको सबको बिल देना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है जी, जी सर, जी सर। ठीक है। कृष्णा जी जुड़ पा रहे हैं? कृष्णा जी आप कृष्णा जी जुड़ पा रहे हैं? कृष्णा हाँ जी, जुड़ गया सर मैं। नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया सर, आप सुनाइए। बस बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आज सर हमारी चर्चा चल रही है जीएसटी के ऊपर। जी तो जीएसटी में अभी हम जो क्लास हम कर रहे हैं, इस सेशन में हम बता रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति का सर्विस वाला काम है, सर्विस सेक्टर, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें 20 लाख रुपए तक का रेवेन्यू आपने एक साल में जनरेट किया, उस पर आपको टैक्स जीएसटी नहीं लेना है 20 लाख तक। सर्विस में? सर्विस में आपका पिकअप सर्विस था ना सर, या होम स्टे? नहीं, मेरा तो होम स्टे सर। यस यस, हाँ। तो होम स्टे वाले केस में अगर आपको, क्योंकि आप भी सर्विस दे रहे हैं, तो अगर आपका साल का 20 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट होता है तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर आपका 25 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए ऐसा कुछ आपका रेवेन्यू जनरेट होता है आपके होम स्टे से, तब आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक है जी? नहीं, इतना नहीं है वो तो। नहीं, जस्ट मैं बात कर रहा हूं, मैं तो चाहूंगा कि आपका 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जनरेट हो भाई, होम स्टे होटल में बदल जाए। ओके, ठीक है। इसमें भी कृष्णा जी एक सिस्टम है कि अगर आपका कोई होम स्टे में रहने आता है और उसमें आप उसको 1,000 रुपए से नीचे का बिल काटते हैं, तब भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा। किसी को 990 का 700 का 800 का आपने बिल काटा तो वो बिल में जीएसटी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अच्छा। दूसरी लिमिट ये है कि आपका 20 लाख से ऊपर, आपके अगर होम स्टे से 20 लाख से ऊपर का रेवेन्यू होगा तभी आपको जीएसटी लेना है, उससे पहले आपका अनिवार्यता नहीं है। लेने को ले सकते हैं, बट 20 लाख तक की अनिवार्यता, 20 लाख तक आपको नहीं लेना है जीएसटी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है जी, तो आ जाते हैं। अब आप अपना अनम्यूट कर लिए कृष्णा जी। जी ठीक है। तो मैं अब हम आते हैं कि अगर हमारा, अब हम बात कर रहे हैं अगर हमारा बिजनेस हो जाता है स्केल पे, स्केल का मतलब हमारा बिजनेस बढ़ जाता है, हमारी टर्नओवर साल की 50 लाख से ऊपर चली जाती है, सर्विस के केस में भी या गुड्स के केस में भी, तब उस केस में हमको जीएसटी लेना है। अब सवाल है जीएसटी लेंगे कैसे? जीएसटी लेने के लिए सबसे बड़ी बात, हमारे पास पैन नंबर होना चाहिए। वो पैन नंबर अपना भी हो सकता है, या हमने जो अपनी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कोई कंपनी जो बनाई है, ये वो भी हो सकता है, उसका पैन कार्ड हो सकता है। अब आती है इसमें दो बात। अगर हमारे पास प्रीमाइसेस अपना है, मतलब अपनी जगह है, तो हमको एड्रेस में वो जगह देनी है। और अगर हमारा प्रीमाइसेस अपना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम मकान मालिक से रेंट एग्रीमेंट भी लेंगे और साथ में एक एनओसी भी लेंगे कि भाई साहब, मैं आपके यहाँ दुकान मैंने किराए पे ले रखी है और मैं जीएसटी अप्लाई कर रहा हूँ, तो कृपया मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दीजिए कि जिससे मैं जीएसटी अप्लाई कर सकूँ। क्योंकि जब आप किराए की दुकान पे जीएसटी अप्लाई करेंगे तो रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ आपको मकान मालिक से एक एनओसी भी देना पड़ता है, और आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ता है, आपको अपना एड्रेस और फोटो देना पड़ता है, तब हम ये क्या कहते हैं जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, इसमें जीएसटी अप्लाई करने के लिए किसी एक्सपर्ट की, अकाउंटेंट की सहायता लेते हैं, वो लोग आपका जीएसटी रजिस्टर कर देते हैं। तो जीएसटी का एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पर आपका पैन कार्ड, आपका फोटो, आपका शॉप का या आपके बिजनेस का एड्रेस प्रूफ प्लस एनओसी मकान मालिक से, आपका अपना है तो आपको बिजली का बिल देना है, बस ये डॉक्यूमेंट देंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो जीएसटी की जो बैकएंड टीम है, वो टीम आपके डॉक्यूमेंट का एग्जामिन करेगी और उसके बाद आपको जीएसटी नंबर अलॉट कर देगी। अब इसमें एक बात आती है कि जो हम पिछली इस क्लासेस में अभी जो हम अटेंड, ये सेशन हमारा चल रहा है, इस सेशन में हमने बीच बीच में हम 2-3 बातें बता रहे हैं। तो हम अपने साथ सुषमा जी हैं। सुषमा जी अपना माइक जरा अनम्यूट कीजिए। सुषमा जी सुन पा रही हैं आप? जी सर।
यस सुषमा। सुषमा जी सुन पा रही हैं आप? जी सर। सुषमा जी, मैं इस हालांकि जीएसटी एक टेक्निकल और थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है, मैं फिर भी इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सुषमा जी क्या बिजनेस करती हैं आप? मेरी परचून की दुकान है सर। परचून की दुकान है, वेरी गुड। तो आप परचून की दुकान है, दैट मीन्स कि आप सामान सेल करते हैं, यानी कि आपका सामान बेचने का काम हुआ। जी सर। घरेलू जो सामान होता है जैसे आटा दाल चावल, ये सब आपका काम है, ठीक है ना? जी सर। अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपकी दुकान पे आ जाता हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ मैम आप ये दुकान कैसे चला रही है, आपने जीएसटी क्यों नहीं लिया है, आपको जीएसटी लेना चाहिए, आप दुकान चला रहे हैं, तो आप मुझे क्या आंसर देंगे आप? सर क्या आंसर देना सर, ऐसे बोलेंगे कि जीएसटी लेना जरूरी है ना सर। नहीं तो मैं वही बात आपसे मैं कह रहा हूँ, नहीं आप मुझसे बोल सकते हैं नहीं सर कैसे बात कर रहे हैं आप, मेरे लिए जीएसटी लेना जरूरी नहीं है, मैं नहीं लेना चाहती। तो मैं आपसे पूछूंगा क्यों, तो आप बोलेंगे सर मेरी साल की जो बिक्री है वो एग्जाम्पल के लिए 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए की है, एग्जाम्पल के लिए। जबकि सर जीएसटी जब लेना होता है जब गुड्स जो आप बेच रहे हो साल की वो 40 लाख से ऊपर हो, ठीक है ना? यानी कि आप अपनी दुकान में सामान बेचे 40 लाख रुपए तक का एक साल का, तो आपको जीएसटी नहीं लेना है। जीएसटी लेना होता है 40 लाख से ऊपर में। अभी फिलहाल आप एमएसएमई का या उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकती है आप अपने लिए, क्योंकि अब आप है ना इस वक्त आप हैं छोटे, आप छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए सरकार ने छूट दी हुई है कि छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी का कोई कंपल्शन नहीं है अगर वो एक साल में 40 लाख से नीचे की सेल करते हैं। आप मेरी बात समझ गई? जी सर। सुषमा जी अनम्यूट कीजिए, ओ सॉरी म्यूट कर दीजिए, ठीक है? जी थैंक यू सर। ठीक है, नवीन जी जुड़ रहे हैं, नवीन जी जरा अनम्यूट कीजिए। जी सर। हाँ नवीन जी, आप शायद थोड़ा देरी से जुड़े होंगे। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं या जो हम बात कर रहे हैं आज हम कर रहे हैं जीएसटी के ऊपर। तो नवीन जी आप बता पाएंगे कि आपका, नवीन जी मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ आप क्या व्यापार या क्या बिजनेस करते हैं सर? जनरल स्टोर का है। वेरी गुड जनरल स्टोर। तो आपके अगेन मैं वैसे ही करता हूँ कि जीएसटी के दो लोग आपके शॉप पे आते हैं, आपसे पूछते हैं आपने जीएसटी क्यों नहीं लिया, तो आप क्या जवाब देंगे उन्हें? क्योंकि अभी हाल ही में मैंने अभी तो शुरू ही किया सर, अभी तीन चार ही महीने हुए, मैं अभी इनकम भी नहीं है। अच्छा बोल सकता हूँ कि अभी शुरू किया है मैंने, अभी इनकम भी नहीं हुई। अगर आगे जाके अगर मेरा सही तरीके से चलता है तो मैं जरूर सर ये जवाब नहीं देंगे, आप जवाब ये देंगे कि एज पर जीएसटी रूल्स के अनुसार वस्तुओं को बेचने वाले विक्रेता की अगर एक साल की रेवेन्यू मतलब एक साल में उसकी सेल 40 लाख से नीचे है तो उसको जीएसटी नहीं लेना है। यानी नवीन जी मैं आपको बताना चाहता हूँ 40 लाख रुपए तक का अगर आप एक साल में सेल करते हैं तो आपको जीएसटी नहीं लेना है। जब आपकी सेल 40 लाख से ऊपर हो जाएगी एक साल की 41, 45, 50, 60, 70 लाख रुपए, तब आपको जीएसटी लेना है। आप मेरी बात समझ गए? कोई भी जीएसटी का अधिकारी या जीएसटी का डिपार्टमेंट से कोई व्यक्ति आपसे आए जीएसटी क्यों नहीं लिया, हम ये कार्रवाई करेंगे वो कार्रवाई करेंगे, तो बोलते ना भाई साहब 40 लाख रुपए तक की सेल पर छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी में छूट है, इसलिए हमने जीएसटी नहीं लिया है। उसके बाद अगर हमारी सेल होगी तो हम लेंगे जीएसटी। आप मेरी बात समझ गए? हाँ, तो आपको ये बात याद रखनी है 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है, उस लिमिट तक आपको जीएसटी नहीं लेना है। उसके बाद लेने को आप ले सकते हैं अभी चाहे तो, लेकिन सरकार ये कहती है कि 40 लाख तक छोटे व्यापारियों को परेशान मत करो, इन लोगों को अपना आराम से काम करने दो, पहले उनको ग्रो होने दो, बड़ा होने दो। जब ये ग्रो करेंगे, बड़ा होंगे, बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे, तब इनसे जीएसटी का कंप्लायंसेस पूरा कराएंगे, तब इनको जीएसटी लेना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात आप? जी सर। ओके, अब आप म्यूट कर लीजिए, हम अगले किसी प्रतिभागी से इस तरह से बात करेंगे। रजनीश जी जुड़ पा रहे हैं? रजनीश जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर। बढ़िया। क्या काम करते हैं सर?
सर मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है। ज्वेलरी? जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आपने जीएसटी भी लिया हुआ है या नहीं लिया है? जीएसटी ले रखा सर। अच्छा, जीएसटी ले रखा है। तो क्या ये बात आपको मालूम है कि अगर 40 लाख रुपए तक का साल में माल सेल करते हैं तो उससे पहले हमें जीएसटी नहीं लेना होता है? जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और सेवाओं के क्षेत्र में ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख की है। हाँ जी। जीएसटी दो प्रकार से लगता है, एक तो लगता है सेवाओं पर और एक लगता है वस्तुओं को बेचने पर। तो चूंकि आप ज्वेलरी का काम करते हो, जाहिर सी बात है इसमें आप वस्तु बेच रहे हैं तो आपको इसमें जीएसटी लेना है। जो हाँ जी। ठीक है ना, तो इसमें जो जीएसटी का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख रुपए का है। हाँ जी। और सामान्य लोगों के लिए जो सर्विसेज देते हैं, जैसे अकाउंटिंग सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गए, और ये आपके प्लम्बिंग हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन के जो काम हो गए, ये सब जो काम करने आते हैं हमारे यहाँ जो लोग, इनकी अगर 20 लाख रुपए तक की साल में इनकम है या उन्होंने इतने का काम किया है तो उनको जीएसटी नहीं लेना है, उससे ऊपर में लेना होता है। आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 40 लाख रुपए की है। तो आप हमारे जितने प्रतिभागी हैं उन्हें थोड़ा बताएंगे, आपका रिटर्न मंथली भी जाता है, क्वार्टरली भी जाता है? मेरा मंथली जाता है सर। अच्छा, तो आप दैट मीन्स कि आपका अकाउंटेंट ये काम करता होगा, आप नहीं करते होंगे ये काम? जी, अकाउंटेंट ही करता है। यस यस, मैं आपको बता दूं इसमें कि एक तो इसमें क्वार्टरली जाता है, एक तो जाता है मंथली, और वो 3 महीने का स्टेटमेंट फिर एक साथ क्वार्टरली भी भेजते हैं। हाँ जी। और फिर एक एनुअली भी उनको तैयार करना रहता है कि पूरे साल में कितना आपने काम किया, जैसे किया। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो ओके, अब आप म्यूट कर लीजिए, हम और प्रतिभागी से जुड़ते हैं किसी से। आप में से कितने लोग, आप अब माइक अपना अनम्यूट कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप जानते हैं ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल कोई भी बताए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान आप भेज रहे हैं, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आप कोई सामान भेज रहे हैं, उस सामान पर ई वे बिल लगाना होता है। यानी किसी राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम 50,000 रुपीज से ऊपर का कोई सामान बेच रहे हैं या भेज रहे हैं तो उस पर हमको ई वे बिल जारी करना होता है। ये जीएसटी की साइड से ई वे बिल जनरेट होता है। वो बिल हमको ट्रांसपोर्टर को जो हमारा माल ले जा रहा है उसको हमें देना होता है। ये ई वे बिल एक राज्य से दूसरे राज्य में एंट्री के लिए होता है। तो अगर ई वे बिल उसके पास होगा, जब हम किसी, जैसे हम सपोज उत्तराखंड से कोई माल भेज रहे हैं हम एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर बीच में 3 राज्य पड़ेंगे। ऐसा मान लीजिए हरियाणा और क्या कहते हैं यूपी और राजस्थान, ऐसे मान लीजिए 3 राज्य पड़ते हैं एग्जाम्पल के लिए। या हम ऐसे मान लेते हैं अगर हम सामान उत्तराखंड से जम्मू भेज रहे हैं तो बीच में हरियाणा और पंजाब पड़ेंगे। तो इनके जो बॉर्डर्स हैं, जो चेक पोस्ट है, उस पोस्ट पर हमारे जो ट्रक है जिसमें हमारा सामान जा रहा है उसको जीएसटी ऑफिसर्स रास्ते में गाड़ी रोक सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि इसमें क्या सामान जा रहा है, क्या उस सामान पर टैक्स है, मतलब बिल जो है वो कंप्लीट है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो 2 चीज़ देखेंगे। पहली चीज़ देखेंगे वो क्या चीज़, पहला चीज़ देखेंगे वो कि जो सामान जा रहा है उसके बिल में जीएसटी ऐड है, यानी कि वो कंप्लीट जीएसटी बिल है या नहीं है। हमने वो इनवॉइस उनको दिखा दिया। दूसरा वो देखेंगे क्या आपके पास एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए ई वे बिल है। जी है, उसने दिखा दिया, तो वो कह देंगे आप गाड़ी ले जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हर चेक पोस्ट पर या जहाँ पर भी जीएसटी के अधिकारी या उस राज्य के अधिकारी, सेल टैक्स वाले जो रहते हैं मोस्टली, वो खड़े होंगे तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट दिखाना है और हमारा जो सामान है जो उत्तराखंड से जम्मू जा रहा है वो हरियाणा और पंजाब होते हुए वहाँ तक आराम से पहुँच जाएगा। तो 2 चीज़ें मैंडेटरी हैं, एक तो हमारे पास जीएसटी के साथ का बिल होना चाहिए और दूसरा हमारे पास ई वे बिल होना चाहिए। जो ई वे बिल बेसिकली जो जारी किया जाता है वो
मूवमेंट के लिए जारी किया जाता है, मूवमेंट के लिए, ठीक है। नाउ चलिए, बहुत आप अच्छे से सुन पा रहे हैं और इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम एक लास्ट एक टॉपिक है जीएसटी के बारे में, उसको और कवर करेंगे, उसके बाद इसको क्लास को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। नाउ आवाज आती है हमारे पास एक जीएसटी में ही होती है एक कंपोजिशन स्कीम। क्या कोई ऐसे हमारे भाई हैं जो हमारे साथ में, ये भाई या बहन जो जुड़े हुए हैं, वे बता सकें कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है? सर कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, जो रेगुलर जीएसटी होता है सर, उसमें ये होता है क्योंकि वो भी हमें टैक्स काट के देते हैं, जो भी जितना भी परसेंट होगा सर वो हमें काट के देंगे। तो और हम जब उसको सेल करेंगे तो हमें भी उतना परसेंट टैक्स उसको काट के देना पड़ेगा सर। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, जो हमारा सेल होता है बोलिए ना। पूरे फाइनेंशियल ईयर की, उतना हमें सर उसका 1% हमें पे करना पड़ता है सर। ठीक है, ठीक है, ओके। आपका शुभ नाम? सर अमित खंडारी सर। अमित खंडारी जी। तो सभी प्रतिभागी जो इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन बताना चाहता हूँ, खंडारी जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि जितने भी कई सारे जो व्यापारी हैं, जो नए व्यापारी हैं, आप अमित जी आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अभी अमित जी ने एक बात कही, हमें अभी बात करना चाह रहे थे कंपोजिशन स्कीम पर। तो अगर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो, जगवीर जी देख पा रहे हैं आप? जगवीर जी सुन पा रहे हो आप? जगवीर जी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी सर। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या आप काम कर रहे हैं? आप क्या काम करते हैं? सर मैं तो कर रहा हूँ पावर फिटर का काम, रिपेयरिंग का। अच्छा, पावर फिटर और रिपेयरिंग। हाँ जी हाँ जी। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, बिजली का काम? नहीं सर, ये जो ये खेती लगाने का